नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर समावेशी विद्यालय बनाना विषय के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर्व शिक्षा अभियान। और यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इसे आपके लिए बीएड के परिप्रेक्ष्य से और आगे चलकर जब आप तैयारी करेंगे कंपटीशन के लिए तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके लिए। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हाँ, देखिए सुनिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसे शॉर्ट में एसएसए भी बोला जाता है। इसका जो अभियान का जो सर्वप्रथम नारा था वो था सबके लिए शिक्षा, अर्थात सबके लिए शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का नारा था। सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य सब पढ़ें सब बढ़ें, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या था? सब पढ़ें सब बढ़ें। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रथम संशोधन 1992 में किया गया, अर्थात इसके परिप्रेक्ष्य में, एक मिनट सुनिए अभी, हाँ, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रथम जो संशोधन है 1992 में किया गया। इस शिक्षा नीति में यह विचार किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा बालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रदान की जाए। उन्नीस सौ 98 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली में एक अखिल भारतीय समिति के द्वारा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत एक शैक्षिक सम्मेलन रखा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई। सर्व शिक्षा अभियान को सन 2000 में मंजूरी मिली। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से प्रारंभ हुआ और सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से क्या कौन सा उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, अर्थात गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान करना, यह इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रदान करना, अर्थात एसएसए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को सम्मिलित करना। अब इसके बाद में जैसे नामांकन का जो लक्ष्य है वो 2003 तक रखा गया। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का लक्ष्य 2007 रखा गया, अर्थात एसएससी के अंतर्गत देखिए सुनिए, इसमें नामांकन का जो लक्ष्य है वो 2003 तक रखा गया, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का लक्ष्य 2007 तक रखा गया एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य 2010 रखा गया तथा इसे बाद में बढ़ाकर 2012 कर दिया गया। अब देखिए, इसमें अगर मुख्य रूप से इसको लिंग भेद को समाप्त करने का लक्ष्य 2010 रखा गया, 100% ठहराव एवं ड्रॉप आउट का भी लक्ष्य 2010 रखा गया। अब सुनिए, इसमें देखिए, इस प्रकार की सर्व शिक्षा अभियान का एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध इसका करना होता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले समयबद्ध कार्यक्रम रखा गया है इसका,
जिसके अंतर्गत 2010 तक देश के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रखा गया। इसके बाद केंद्र एवं राज्य पर सहयोग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सहयोग की भावना को विकसित करना है, जिससे इस कार्यक्रम के उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सके। इसके बाद सामाजिक न्याय। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण को सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना है, जिसके सभी लोगों को बिना किसी जाति, नस्ल, धर्म, किसी अन्य भेदभाव से सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इसके बाद इसका अगला उद्देश्य जिस राष्ट्रीय एकता का है। राष्ट्रीय एकता में सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना है। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले केंद्र एवं राज्य का सहयोग प्राप्त करना, उसके बाद सामाजिक न्याय प्राप्त करना और उसके बाद अपने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास। सर्व शिक्षा अभियान राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करे। अर्थात वह अपने प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का इस प्रकार से दृष्टिकोण विकसित करे कि उसे सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ एवं सरल तरीके से उसको प्राप्त हो सके और कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के वंचित न रहे। गुणात्मक शिक्षा। शिक्षा की मांग को देखते हुए यह पूरे देश में प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है, जिससे बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो सके। और देखिए, गुणात्मक शिक्षा किसे कहते हैं? दो प्रकार की शिक्षा होती है, एक तो मात्रात्मक शिक्षा और एक गुणात्मक शिक्षा। तो मात्रात्मक शिक्षा तो ऐसी है जिसे हम माप सकते हैं, अर्थात उसका फिक्स तरीके से मापन किया जाना संभव हो सकता है। लेकिन गुणात्मक शिक्षा इस तरीके की होती है जिसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। और बालक में गुणात्मक शिक्षा के अंतर्गत बालक के चरित्र को विकसित किया जाता है, उसके अनौपचारिक सामाजिक शिक्षा पर बल दिया जाता है और उसके गुणों को इस प्रकार से डेवलप किया जाता है कि उसका जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च श्रेणी का हो और सामाजिक मान्यताओं को मानने वाला हो, सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला हो। अब देखिए, सुनिए, इसमें जो हमारे ये तो उद्देश्य हो गए इसके बाद SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था। अर्थात इसके लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। इसके लिए वित्त व्यवस्था का जो भार होता है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही भार वहन करती हैं और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों आपसी सहयोग से इस व्यवस्था को चलाती हैं। इसमें नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें केंद्र ने 85% अनुदान दिया था और राज्य ने 15% अनुदान दिया था। तथा इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र ने 75% अनुदान दिया एवं राज्य ने इसमें 25% अनुदान दिया। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना में दोनों का, केंद्र सरकार का एवं राज्य सरकार का 50% वित्त की व्यवस्था थी, अर्थात तो दोनों ने आधा 50% अनुदान दिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र ने 65% दिया और राज्य ने 35% दिया। अब इसके बाद देखिए, सुनिए, सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं, कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत के लक्ष्य काफ़ी विस्तृत हैं। पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा को गुणात्मक रूप से सुधारते हुए सभी बच्चे से मतलब जो इन्होंने अपने क्राइटेरिया में रखे हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक की को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना इनका प्रमुख लक्ष्य है। अर्थात उनको जो बच्चे इन्होंने अपने निर्धारित किए हैं 6 से 14 वर्ष तक के, उनको सभी को
प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इनका प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है। इसके लक्ष्यों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो लक्ष्य इनका यह है कि प्रारंभिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य देश के सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक की है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। अर्थात जो बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक की है उनको सभी को प्रारंभिक शिक्षा देखिए दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राथमिक शिक्षा और दूसरी होती है प्रारंभिक शिक्षा। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बताइए, कमेंट करके बताओ। तो इसमें सुनिए, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं क्लास मतलब मिडिल क्लास तक प्रारंभिक शिक्षा को बोला जाता है अर्थात, और प्राथमिक शिक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा बोला जाता है। तो जो एसएसए का जो लक्ष्य था वो प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कराना था, जिन बालकों की उम्र 6 से 14 वर्ष तक की हो गई है उनको प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कराना इसका प्रमुख रूप से लक्ष्य था। इसके बाद दूसरा जो लक्ष्य था सामाजिक क्षेत्रीय लैंगिक असमानता के बीच की कड़ी, अर्थात यह सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा मुख्य लक्ष्य सामाजिक क्षेत्रीय एवं लिंग के आधार पर जो भेदभाव समाज में उत्पन्न होता है उसको समाप्त करना इसका एक दूसरा लक्ष्य था। अर्थात समाज में जाति को आधार मानकर, लिंग को आधार मानकर, क्षेत्र को आधार मानकर जो लिंगीय भेदभाव किया जाता है या फिर क्षेत्रीय भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करना भी इसने प्रमुख रूप से अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके बाद विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना है। संवैधानिक संशोधनों 73वें एवं 74वें को लागू करना इसका अहम लक्ष्य है। अर्थात विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता अर्थात सभी का कार्य एक समूह के रूप में करना इसका प्रमुख लक्ष्य माना गया है। और ये जो हमारे संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है 73वां एवं 74वां इसका एक प्रमुख रूप से उदाहरण है। और उन्होंने समुदाय विशेष को काम करने के लिए विद्यालय में प्रेरित किया है। इसके बाद अगला है प्राकृतिक वातावरण। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना है। यह सर्वविदित है कि बच्चा प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपना सर्वांगीण विकास उचित ढंग से कर सकता है। अर्थात हम जब किसी बच्चे का डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, तो जिस प्रकार से उसे प्राकृतिक वातावरण में रखकर उसका विकास किया जा सकता है वो अन्य किसी कृत्रिम वातावरण में उसका विकास उस तरीके से नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से प्रकृति बालक में विकास करती है वो बहुत ही अच्छे एवं सुदृढ़ तरीके से उसमें विकास करती है। प्रकृतिवादी कौन थे? प्रकृतिवादी थे रूसो। रूसो ने यहाँ तक कहा था कि जो कुछ भी बच्चे को सीखना होता है वो सभी चीज़ें प्रकृति उसे सिखाती है। अर्थात बालक का जो गुरु माना गया है रूसो के अनुसार उसे प्रकृति को माना गया है। और इसी के अनुसार यहाँ भी कह रहे हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास उचित ढंग से प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। इसके आधार अगला है मूल्य आधारित शिक्षा। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के चरित्र निर्माण में इसकी संपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई, मित्रता, भ्रातृत्व, अनुशासन, आध्यात्मिक चिंतन आदि के विकास में शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका होती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अब देखिए इसमें एसएसए में क्या कहा गया है कि मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता इसमें दी गई है क्योंकि इससे बच्चे में सच्चाई, मित्रता, भाईचारा, अनुशासन, आध्यात्मिक चिंतन आदि प्रकार के कौशलों का विकास होता है। शैक्षिक देखभाल का महत्व।
शैक्षिक। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह अनुभव किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व शिक्षा शिशु शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे प्रारंभिक शिक्षा का आधार बन सके। इस योजना में 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इनके विकास एवं देखभाल के लिए स्त्री एवं बाल विकास विभाग की सहायता प्राप्त हेतु प्रबंध किया गया है। अतः इसके उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य बहुत व्यापक है। इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात इसके द्वारा हम क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाने की व्यवस्था करता है। अर्थात इस सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम कह सकते हैं कि यह प्रत्येक संभव प्रयास किए जाने की व्यवस्था करता है, जिसके निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अर्थात जो हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको अच्छे ढंग से हम प्राप्त कर सकें। अब इसमें देखिए इसके जो महत्वपूर्ण मापदंड हैं उनको एक बार देख लीजिए। इसमें 2 या 3 प्राथमिक विद्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय रहेगा या खोलने की सिफारिश किसके द्वारा की गई है। इन्होंने बताया इनके द्वारा सिफारिश की गई है जब 2 या 3 अगर प्राथमिक विद्यालय हैं तो उनके ऊपर एक नोडल एजेंसी के तौर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय रहेगा। प्राथमिक विद्यालय की दूरी घर से 1 किलोमीटर रहेगी। कक्षा 1 से 5 तक जो कार्य दिवस रहेंगे वो 200 रहेंगे। घंटों की संख्या 800 रहेगी एक साल में। अर्थात जो कार्य दिवस 1 से 5 तक बताएं वो 200 बताएं एसएससी के द्वारा, और घंटों की संख्या 800। कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर बताइए। कार्य दिवस 220, घंटे 1000। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक एवं छात्र का जो अनुपात रहेगा वो 1:40 और आदर्श अनुपात 1:25। सामान्य रूप से जो अनुपात है वो तो रहेगा 1:40 और जो आदर्श अनुपात रहेगा 1 अध्यापक के अंतर्गत 25 छात्र, अर्थात 1:25। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर करता है। एसएससी का संचालन कौन करता है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, और यही इसकी सर्वोच्च संख्या है। आए समझ में? संगठन व्यवस्था। अब इसकी संगठन व्यवस्था कैसी है देखिए, समझिए इसकी। इसका जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे पहले अगर इसको देखें हम देश के स्तर पर ऐसे देखें तो हम जो इसका अध्यक्ष रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के जो मंत्री होते हैं वो हैं। प्रथम कौन से थे? मुरली मनोहर। वर्तमान में आप देख के बताना। राज्य स्तर पर इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, प्रथम अशोक गहलोत, अब वर्तमान में भी अशोक गहलोत। उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री,
अब वर्तमान में कौन है? गोविंद सिंह डोडासरा। जिलाध्यक्ष पर जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी तथा इनकी सहायता के लिए एडीपीसी का पद सृजित किया गया है तथा पंचायत समिति स्तर पर क्रियान्वयन के एवं संचालन करने हेतु एक बीआरसी होता है, जिसका मुखिया बीआरसीएफ हुआ करता है तथा ये वर्तमान में यह पद समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह पर बीईईओ तथा बीआरसी का भी प्रभारी होता है। संकुल स्तर पर इस स्तर पर सीआरसी का मुखिया सीआरसीएफ होता है, लेकिन वर्तमान में सीआरसीएफ का पद समाप्त हो गया है और इसके स्थान पर पीईईओ जो 10 प्राथमिक विद्यालयों पर एक होता है। अब इसके बाद हम इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यक्रमों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके बारे में कौन कौन से कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम, जैसे सर्वप्रथम अगर हम बात करें कल्प कार्यक्रम या योजना की, कल्प कार्यक्रम योजना 2004-05 में प्रारंभ किया गया और यह 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए प्रारंभ किया गया था तथा इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कौन सा था? कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना, अर्थात कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है इसके एसएससी के माध्यम से किया गया था लहर कार्यक्रम, लहर योजना का जो कार्यक्रम किया गया था वो कब किया गया था? 2008-09 में। और कक्षा 1 से 2 को खेल में सिखाना, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कौन सा था? जो छोटे बालकों की क्लास है कक्षा 1 और 2 उनको खेल के माध्यम से सिखाना। माइग्रेटरी छात्रावास 2015-16 में, इनका उद्देश्य घुमंतू जातियों के लिए अधिकतम संख्या 20 से 50 इसके अंतर्गत रखी गई। अगला जो है रेगिस्तानी छात्रावास, इसमें राजस्थान में 3 है, बीकानेर में बालिकाओं के लिए 1, बच्चू गांव कोलायत ब्लॉक में, दूसरा है जैसलमेर में 2 हैं बालिकाओं के लिए, एक चांदन जैसलमेर में, बालकों के लिए चांदन जैसलमेर में, बालिकाओं के लिए देवीकोट सम जैसलमेर में। इन छात्रावासों का प्रबंध 10 व्यक्तियों द्वारा तथा प्रवेश संख्या 20 से 50 तक होती है। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है बालिका नवाचार शिक्षा कार्यक्रम 2016-17 में, अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका शिक्षा विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके लिए मुख्य उद्देश्य हैं जागृति लाना, मीना मंच, अध्यापिका मंच, स्वच्छ बाला स्वच्छशाला, दिशा दृष्टि, इनके द्वारा इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है मेवात आवासीय छात्रावास, मेवात आवासीय छात्रावास की शुरुआत 2016-17 में की गई थी। ये योजना अलवर जिले से प्रारंभ है। इस योजना के तहत 10 छात्रावास खोले गए हैं, इनमें नामांकन संख्या 50 है। तो कहाँ से प्रारंभ की गई ये योजना? अलवर से। इनमें 10 छात्रावास खोले गए हैं और इनकी जो संख्या है नामांकन की वो कितनी है? 50। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 21 मार्च 2005 को खोला गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के रूप में विधिवत रूप से 15 जुलाई 2005 से प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने कार्य किया।
ब्रिज कोर्स, विद्यालय से ड्रॉप आउट तथा विशेष परिस्थिति में विद्यालय छोड़ने वाले बालकों के लिए 3 या 6 महीने की शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद NPEGEL अर्थात प्रारंभिक शिक्षा बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर पर, यह राजस्थान के 31 जिलों में संचालित है। 2 जिले जहां संचालित नहीं है वो हैं सीकर एवं झुंझुनू। इसके बाद आवासीय विद्यालय या छात्रावास, ये 2010-11 में प्रारंभ किया गया। इसमें 10 जिले में 16 छात्रावास हैं जिनकी इनमें छात्र संख्या 100 होती है। इसके बाद लिगवा लैब, इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसमें शिक्षक एवं बालक तथा बालिकाओं को उच्चारण संबंधी त्रुटि को दूर किया जाता है। इसे भाषाई लैब के नाम से भी जाना जाता है। TFA शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, इस योजना के तहत शिक्षकों का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाता है। यह प्रपत्र वर्ष में 1 बार भरा जाता है, वर्ष में 2 बार भरा जाता है, 15 अगस्त और 15 जून को। KGBA कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रारंभ 2004 कक्षा 1 से 8 के लिए, 2011-12 में प्रारंभ हुआ कक्षा 9 से 12 के लिए। वर्तमान में इसके 200 विद्यालय हैं। वैकल्पिक शिक्षा, इस योजना के तहत शिक्षक मित्र या विद्यार्थी मित्र विद्यालयों में लगाए जाते हैं। योजना के द्वारा बालकों का अध्ययन करवाया जाता है और जो बालकों का अध्ययन किया जाता है उनकी उम्र क्या होती है, 6 से 14 वर्ष। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में RTE एक्ट 2009 की धारा 21 में यह योजना 2010-11 से प्रारंभ की गई और प्रारंभ में जयपुर एवं अलवर के 60 विद्यालयों में यह प्रारंभ की गई थी। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं यह मैंने आपको पहले बताई है, क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट चल रही है वो समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ही चल रही है। अर्थात समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे, मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन सभी विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ने में सक्षम नहीं होते। अर्थात जैसे कोई मंदबुद्धि बालक होता है, अक्षम बालक होता है। अक्षम बालक से मतलब कोई किसी विशेष कौशल को ग्रहण करने में जिससे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कराई जाती है। तो इस शिक्षा की जो शुरुआत हुई है वो RT एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार प्रारंभ किया गया है। और प्रारंभ में जब ये शुरुआत की गई थी इसकी, तो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत की गई थी और उस समय 60 विद्यालयों में ये केवल प्रारंभ की गई थी। उत्कृष्ट विद्यालय योजना, जो पंचायत स्तर पर खोले गए हैं उनको उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उत्कृष्ट, प्रथम चरण का जो लक्ष्य है वो 31 मार्च 2017 था। सर्वाधिक उत्कृष्ट विद्यालय उदयपुर में है, कितने, 541। सबसे कम जैसलमेर में 139। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ किए गए हैं। शाला दर्शन योजना, इस योजना के तहत SMIS भी कहते हैं इसे। यह योजना प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय भौतिक सुविधाएं एवं नामांकन के संपूर्ण आंकड़ों की जांच की जाती है तथा इसके लिए जो ध्येयवाक्य बनाया गया है ये सबके लिए शिक्षा बनाई गई है। मिड डे मील MDM,
इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई है? 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में इसे विधिवत रूप से शुरू किया गया तथा इसे स्टार्टिंग में 6 से 8 के लिए 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ किया गया था। संचालन अध्यक्ष शिक्षा आयुक्त होता है इसका। पंचायत स्तर पर निर्देशक पंचायत निर्देशक के द्वारा मिड डे मील पर नियंत्रित करता है। तथा अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो 2017-18 से संचालन प्रारंभिक शिक्षा विभाग कर रहा है। मिड डे मील योजना के तहत विशेष योजना प्रारंभ सत्र 2018-19 तथा राज्य सरकार द्वारा MDM योजना में उत्सव भोज के नाम से एक योजना चलाई गई। उसमें राज्य सरकार द्वारा ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बॉय SMS तकनीक अगस्त 2016 से लागू की गई, जिसमें टोल फ्री नंबर एक दिया गया था। उस टोल फ्री का नंबर है 15544। अब इसके बाद देखिए, इसमें LPG कनेक्शन पर राज्य सरकार का 100% अंशदान देना, अर्थात पूरा का पूरा जो LPG है उसे राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। खाद्यान्न लागत तथा परिवहन पर तथा बर्तन पर 100% अंशदान केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अब देखिए, इसमें LPG का तो राज्य सरकार के द्वारा पूरा का पूरा वहन किया जा रहा है, और खाद्यान्न की लागत, परिवहन, बर्तन, इनका जो अंशदान है वो पूरा 100% कौन वहन कर रही है? केंद्र सरकार। किचन स्टोर केंद्र व राज्य सरकार का 60 से 40%, अर्थात 60% केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राज्य सरकार वहन करती है। इसके बाद अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2018 को की गई। प्रारंभ में सप्ताह में 3 दिन इसे दिया जाने लगा। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml, कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दूध की व्यवस्था पर बच्चा के हिसाब से की गई। 1 सितंबर 2018 से प्रतिदिन दूध वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत महिला दुग्ध डेयरी से तथा शहरी क्षेत्रों में सरस डेयरी से इसका वितरण किया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए, सुनिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987। सन 1987 में ये एक योजना चलाई गई जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका उद्देश्य ढांचागत सुविधा तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और इस योजना का SSA में विलय कब हुआ? सन 2002-03 में। इसके बाद एक योजना थी लोक जुम्बिश परियोजना। ये परियोजना जून 1992 में प्रारंभ की गई, और कौन से देश से ली गई है? यह स्वीडन देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया, और इसकी जो संस्था है वो संस्था कौन सी है? सीडा। इसका उद्देश्य 2000 तक विद्यालय में मानवीय तथा भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना। तो इस योजना का जो उद्देश्य क्या था? विद्यालयों में भौतिक संसाधन, जो मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना, शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। 30 जून 2004 को इसका विलय SSA में कर दिया गया। इसके बाद साक्षरता मिशन अभियान 8 सितंबर 2009 से। इसका उद्देश्य निर्वाचन शिक्षा, आपदा शिक्षा, वित्तीय शिक्षा समाज के द्वारा इस मिशन का उद्देश्य निर्धारित किया गया। अब इसके बाद एक अभियान चला था इसके अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभियान, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1998, और इसका उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना।
इसके बाद अगला था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1999 को यह योजना प्रारंभ की गई। इसमें अगर देखिए ध्यान रहे कि लेकिन भारत में यह योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। इसका प्रथम चरण 7 राज्यों तथा 42 जिलों में प्रारंभ हुआ था और द्वितीय चरण 9 राज्य एवं 123 जिलों में प्रारंभ हुआ। और राजस्थान में कब प्रारंभ हुई है योजना? 2 अक्टूबर 1999। इसका जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो किया गया था प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण करना, गुणवत्ता प्रदान करना। इस योजना का संचालन प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। राजस्थान में लागू करने का श्रेय इसे विश्व बैंक व भारत सरकार को है। इसकी जो वित्त की व्यवस्था की जाती है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार 85% भार वहन करता है तथा राज्य सरकार इसमें 15% भार वहन करती है। इसके बाद बाला योजना। इस योजना का संबंध भवन से है। जिस विद्यालय में भवन नहीं है वहाँ पर भवन का निर्माण इस योजना के अंतर्गत करवाया जाता है। इसके बाद अगली योजना है आपकी लाडो बेटी योजना 2015-16। ये राजस्थान में 10 जिलों में संचालित है। इसका उद्देश्य विपरीत लिंगानुपात वाले जिलों में इसे संचालित किया गया है। अब इसके बाद जैसे राजीव गांधी कार्यक्रम। राजीव गांधी कार्यक्रम में 5 जुलाई 2001 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस योजना का नाम परिवर्तित करके अटल केंद्र कर दिया गया था, लेकिन पुणे 2019 में इसे राजीव गांधी केंद्र के नाम से कर दिया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद औपचारिक शिक्षा। कक्षा 1 से 5 2 शिक्षक अनिवार्य हैं तथा कक्षा 6 से 8 2 शिक्षक व 1 वरिष्ठ अध्यापक अनिवार्य है। अब इसमें कि देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए सुख सुविधाओं के लिए 5,000 रुपये तथा 6 से 8 तक के लिए 12,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में भवन निर्माण के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक को वार्षिक भत्ते के रूप में 500 रुपये उपलब्ध करवाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE-RTE एक्ट 2009 के अनुसार 2010 एवं 2011 में जयपुर व अलवर जिले के 60 विद्यालयों में CCE कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ में CCE कक्षा 1 से 4 के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये जो हमने इससे संबंधित जो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में हमने विस्तार से जाना है। अब इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जानेंगे हम। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन विद्यालयों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के नियम बताए गए हैं। जैसे शिक्षक, अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक का जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो कितना होना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को 40 छात्रों पर 1 शिक्षक लगाया जाएगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होगा। विद्यालयी सुविधाएं, आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यालय खोलने होंगे। नवीन विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार के नियम के अनुसार होगी, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में जहां शिक्षा की पहुंच रही है वहां EGS केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक उच्च प्राथमिक स्कूल नोडल एजेंसी के तौर पर एक मिडिल स्कूल की स्थापना की जाएगी। अब इसके बाद कक्षा, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक श्रेणी के लिए एक कक्षा की व्यवस्था होगी, परंतु कम से कम 2 खुले एवं हवादार कक्ष बरामदे सहित अवश्य होने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख के लिए दफ्तर की व्यवस्था अवश्य करनी होगी, अर्थात HM के लिए उसकी ऑफिस की व्यवस्था अलग से करनी होगी। इसके बाद स्कूलों की किताबें, अनुसूचित जाति जनजाति की सभी लड़कियों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सभी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, अर्थात उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिसकी कुल कीमत 150 रुपये प्रति छात्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारें जो निःशुल्क पुस्तकें विद्यालय को दे रही हैं उन्हें राज्य योजना के अंतर्गत जारी रखा जाएगा। इसके बाद विद्यालय भवन की संभाल, प्रत्येक विद्यालय जिसका अपना भवन होगा उसे प्रत्येक वर्ष भवन की संभाल के लिए 5,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का प्रयोग ग्रामीण शिक्षा का विकास समिति ही कर सकेगी, अर्थात स्कूल की जो मैनेजमेंट समिति है उसके द्वारा इस राशि का उपयोग किया जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 50,000 रुपये की राशि होगी। यह राशि खर्च करने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समितियों पर होगा। विद्यालय अनुदान योजना अनुसार प्रत्येक विद्यालय को फर्नीचर आदि खरीदने के लिए 20,000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। इसके प्रयोग में पूर्णतः पारदर्शिता रहेगी। यह अनुदान केवल ग्रामीण विकास समिति तथा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा ही खर्च किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक अनुदान, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के शिक्षक को प्रत्येक वर्ष 500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री तैयार कर सकेगा। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, इस योजना के अंतर्गत शिक्षक वर्ग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक सेवाकालीन शिक्षक के लिए 20 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। जो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक नए भर्ती किए जाएंगे उनके लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण, जबकि गैर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के लिए 60 दिनों का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। यह SCERT अर्थात एवं डाइट को शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए मजबूत बनाएगा। सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण शिक्षा का विकास समिति एवं ग्रामीण लोगों को जिसकी संख्या अधिकतम संख्या 8 हो सकती है 2 का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्त्रियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा दिया जाएगा। इसके बाद अब अपाहिज बच्चों के लिए शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रत्येक 1200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 1200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से प्राप्त राशि के अनुसार तैयार की जाएगी। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बदलने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न करेंगी। अर्थात इस अभियान में केंद्र सरकार भी अपना सहयोग करती है और राज्य सरकार के द्वारा भी सहयोग प्राप्त किया जाता है, जिससे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके, अर्थात प्राथमिक शिक्षा को उचित प्रकार से बढ़ाया जा सके और भारत देश में
प्रारंभिक शिक्षा को बल मिल सके और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, उसमें सफल हो सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है उतना ही है, यही टॉपिक कल लगातार चलेगा। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।